क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 3 रूलिंग द कंट्री साइड पार्ट 2 देख रहे हैं हम लोग और इसका नोट्स देख रहे हैं। अगर आप किसी भी बुक आपके स्कूल में चलता अगर एनसीईआरटी को छोड़कर तो वहाँ पर कॉमन होगा रूलिंग, जैसे रूलर होगा कि रूलर जो विलेज या कंट्री साइड कुछ भी दिया होगा एंड ब्रिटेन। तो वहाँ पर उस चैप्टर में ये ध्यान देना है कि उस चैप्टर में चाहे परमानेंट सेटलमेंट भी होगा, महलवारी सिस्टम भी होगा, रैयतवाड़ी सिस्टम भी होगा। तो उसी चैप्टर को हम लोग ये नोट्स देख रहे हैं। तो यहाँ पर नोट्स में ये देखना है कि क्या क्या। अभी हम लोग देखें जमींदार। जमींदार मतलब क्या कि जो वहाँ पर राजा थे, राजा ये अभी भी क्लियर नहीं है कि वो राजा किंग थे, ये नहीं, जो लोकल राजा थे, बड़े लोग थे, उसको राजा कहा जाता था। फिर उसके बाद जाके जो मतलब कि ताल्लुकदार थे, जो एक कलेक्शन करते थे रेवेन्यू, बहुत पहले वो लोग सिस्टम में थे जब राजा लोग होते थे तो उस समय का था। तो वो लोग को दोनों को मतलब वहाँ पर जमींदारी दे दिया गया। अब जमींदारी का प्रॉब्लम क्या था, स्पेलिंग एन छुटा हुआ है, तो प्रॉब्लम ऑफ जमींदार कि जमींदार जिनको ज़मीन मिला था, चाहे वो राजा हो चाहे ताल्लुकदार हो, और वो उनका काम क्या था, परमानेंट सेटलमेंट के तहत उनको जब ज़मीन मिला था तो उनका काम था कि वो वहाँ से जो विलेज है, जैसे ऊपर से कौन कौन थे, जमींदार थे, फिर उसके बाद जमींदार के नीचे कौन थे, तो जमींदार के नीचे थे जो मतलब कि पीजेंट्स थे या जो मतलब कि खेती करते थे, कल्टीवेटर्स थे, जिनको कल्टीवेटर भी कहता है। और उसके ऊपर में ईस्ट इंडिया कंपनी था। जैसे हम पहले बोले कि ईस्ट इंडिया कंपनी को EIC लिखेंगे, तो वहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी था। तो वो लोग क्या करते थे कि जमींदार की समस्या क्या क्या था। अब परमानेंट सेटलमेंट में अंग्रेज देश थे, तो वो जब उनको एक फिक्स्ड रेवेन्यू आने लगा, फिक्स्ड इनकम आने लगा। फिक्स्ड इनकम अगर सपोज आज बारिश नहीं हुआ, क्योंकि उस समय जो एग्रीकल्चर था वो एग्रीकल्चर वाज डिपेंड्स अपॉन द मानसून, इसलिए एग्रीकल्चर को गैम्बल ऑफ मानसून भी कहा जाता था, जुआ कहा जाता था, मौसम का जुआ। तो यहाँ पर उस समय क्या था, जब बारिश नहीं हुआ तब भी उनको फिक्स्ड इनकम ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल जाता था, ईस्ट इंडिया कंपनी EIC को मिल जाता था। तो वहाँ पर क्या होता था कि जो जमींदार थे उनको एक फिक्स्ड अमाउंट देना था ईस्ट इंडिया कंपनी को, दीवार उसको मैंने रेंट के रूप में। लेकिन वहाँ पर खेती नहीं हुआ तो पीजेंट्स थे वो नहीं दे पाते थे, जिसके चलते ज़मींदार क्या थे, डिफ़ॉल्टर हो जाते थे। डिफ़ॉल्टर कि उनको उन्हें ड्यूज हो जाता है, इतना पैसा देना है। तो ज़मींदार लोग क्या करते थे कि घर छोड़कर भाग जाते थे, या अपना परिवार, उनका जब उनका ज़मीन छीन लिया जाता था। दो केस होता था, पहले समझिए। हो सकता है कि वो लेफ्ट द विलेज, ज़मींदार भी विलेज को छोड़ दिया, या फिर जो पीजेंट है, कल्टीवेटर है, वो भी गांव को छोड़ दिया। दूसरा हो सकता है कि वो उनका जो ज़मींदार था उनका ज़मीन जो है अंग्रेज जो है छीन लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है कैप्चर्ड, ईस्ट इंडिया कंपनी कैप्चर द लैंड, जमींदार लैंड्स, फिर से उसको बोली लगाता था, ऑक्शन लगाता था। लेकिन उस समय क्या होते थे, जो राजा होते थे या ताल्लुकदार होते थे, जो जमींदार थे वो बहुत चालू थे। वो क्या करते थे कि ठीक है, ज़मींदार माने उनके पास ज़मीन है तो वो क्या करते थे कि ठीक है हम पैसा, वो आता भी था उनको, अगर गांव से मिलता भी था पैसा, पीजेंट पैसा दे भी दिए, तो वो क्या करते थे वहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी को जमा नहीं करते थे। अब ईस्ट इंडिया कंपनी डिफ़ॉल्टर घोषित कर देता था और वो अपने ही किसी परिवार में किसी और के सदस्य नाम से वो मैंने कि ऑक्शन बोली रखते थे, तो वो फिर से जमींदारी ले लेते थे। तो इसी को नोट्स में यहाँ लिखा गया है कि द जमींदार वेर नॉट इन्वेस्टिंग इन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लैंड, कि अंग्रेज सोचा था कि ज़मीन का क्वालिटी बढ़ाएगा, उसमें ठीक से उसका डिगिंग करेगा, सोइंग करेगा, फिर उसमें जो मैन्यूअर है प्रॉपर देगा, क्योंकि लेकिन इतना रेवेन्यू फिक्स्ड कर दिया गया कि ज़मींदार उसमें देख नहीं पा रहे थे। फिर द रेवेन्यू विच वॉज फिक्स्ड बाय द कंपनी वॉज टू हाई, कि जो रेवेन्यू फिक्स किया गया था वो बहुत, हम पहले ही बोले कि बहुत ऊंचा था, जो बहुत हाई था। तो उसके बाद जाके यहाँ पर क्या था कि जो मैंने कि बहुत हाई क्या होता, फिर विलेजर्स एंड कल्टीवेटर्स फाउंड द जमींदारी सिस्टम वॉज वर्स्ट, कि जो गाँव के लोग या कल्टीवेटर्स उनको लगा ये कौन सा सिस्टम आ गया, इस सिस्टम तो बहुत मैंने कड़ा है, इसको मतलब कि वो संभालना मुश्किल है। तो उसीलिए क्या किए, नाउ द कंपनी ऑफिशियल्स जो अधिकारी थे वे आर कन्विंस्ड दैट द सिस्टम ऑफ रेवेन्यू हैड टू बी चेंज, कि उनका अधिकारी थे उनको लगा, महसूस हुआ कि सिस्टम को चेंज करना चाहिए। तो अब ये क्या सिस्टम लेके आए, तो यहाँ पर जो महलवारी सिस्टम, ठीक है। अब इसको यहाँ ये याद रखिएगा कि जब ये जो मैंने कि परमानेंट सेटलमेंट था कौन लेके आए थे, तो हम उस समय समझाए थे कि परमानेंट सेटलमेंट जो था वो लेके आए थे, मैंने जब उनको परमानेंट सेटलमेंट 1993 में
कॉर्नवालिस लेके आए थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन लेके आए थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसको याद रखना है। फिर अब जो महलबारी सिस्टम कौन लेके आए? तो यहाँ पर पहले उस समय जो गवर्नर थे, जैसे ये उस समय गवर्नर थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग, इसको याद रखना है, गवर्नर जनरल थे। और वो कब से कब गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग? 1828 से लेकर 1835 तक। अब इससे पहले ये भी समझना होगा कि परमानेंट सेटलमेंट कब लागू हुआ था। अगर इसको देखेंगे, परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस इन द ईयर ऑफ 1793, इसको याद रखना, हमेशा याद रखना है, क्योंकि ये इन 1793 में। अब यहाँ 93 से स्टार्ट हुआ वो सिस्टम, जब कोलैप्स करने लगा तो 1822 में, 93 से 22 में, यानी 25 साल परमानेंट सेटलमेंट चला। और 1822 में जब लॉर्ड विलियम बेंटिंग जब यहाँ गवर्नर जनरल बन के आए 28 में, एक्चुअली 28 से 35 तक गवर्नर थे, मेड थ्रू ए रिवीजन। तो 1822 में क्या किया कि पहले इसको समझने की कोशिश करिए। 1822 में वहाँ पर जो हॉल्ट मैकेंजी थे वो एक सिस्टम प्लान किया लैंड रेवेन्यू का। उनको लगा कि परमानेंट सेटलमेंट जो ठीक नहीं है, पैसा नहीं दे रहा है, उनको महसूस हुआ। तो हॉल्ट मैकेंजी थे वो प्लान किया सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू इन 1822। और 1822 को जो एक सिस्टम लाया उसको बिल माना गया। हमेशा आप लोग याद रखिएगा, जब कोई भी बिल है वो कानून बनने के लिए उसको मैंने पार्लियामेंट में पास होना है। तो वो वहाँ जाके ब्रिटिश का जो लेजिस्लेटिव या इम्पलिज्म जो गवर्नमेंट थी वहाँ पर उसे पास होना ज़रूरी था। तो उसके लिए क्या क्या हॉल्ट मैकेंजी ने 1822 बनाया। और उस समय गवर्नर जब ये 1828 में जो विलियम बेंटिंग थे वो क्या किए, उसी बिल को जो 1822 में बना हुआ था उसको मेड थ्रू रिवीजन ऑफ रेगुलेशन ऑफ 1822 एक्ट, एक कानून बनाया गया। एंड दस द महलबारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस, कि यानी 1829 में महलबारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। एंड दे रियलाइज दैट द रिजल्ट ऑफ द रेगुलेशन ऑफ 1821 नथिंग अदर देन द वाइड स्प्रेड मैजिस्ट्री। तो अब महलबारी सिस्टम है क्या? तो पहले इसको समझना होगा। महल माने अगर हम देख रहे हैं MAHL, तो अगर सबको जानते हैं महल मतलब होता है हाउस, यानी घर। उस समय ये वर्ड जो आया हुआ था घर से आया हुआ था। तो महल उस समय क्या होता था कि घर को भी कहा जाता था। और अंग्रेज लोगों को लगता था कि जो गांव है, 5-6 गांव को मिला लिया गया, जो आज हम लोग ब्लॉक कहते हैं, उसी को अंग्रेज को लगता था कि हिंदी में महल कहा जाता है, इसी को महल कहा जाता है। लेकिन हम लोग महल जो कहते थे वो घर को कहते थे। इसलिए अंग्रेज जो हॉल्ट मैकेंजी है वो समझ नहीं पाया और वो उसी महल को लिया वहाँ से ब्लॉक को। और वो एक प्लान किया कि एक जो 5-6 गांव है वो लोग मिलाकर एक जो माने कि टैक्स है वो देगा। और टैक्स जो है वो भी माने जो हॉल्ट मैकेंजी है गांव से गांव जो कलेक्टर एक को दिया गया। वहाँ पर DC होते थे, जैसे आज DC है वही कलेक्टर होता था। वो विलेज टू विलेज जाता था और वहाँ देखता था कि जिसका ज़मीन का उपजाऊ ज़्यादा है उसको वहाँ से माने कि उसी के हिसाब से पैसा लगाया। तो इसी को याद रखना है। इन दिस सिस्टम द कलेक्टर्स जो आज भी हैं DC होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, वेंट फ्रॉम विलेज टू एस्टिमेट माने कि लगाना कितना वो दे सकता है। डैट द लैंड रेवेन्यू डैट ईच विलेज हैड टू पे, कितना पे करना है। द चेंज ऑफ द कलेक्टिंग द रेवेन्यू एंड पेइंग इट टू कंपनी वॉज गिवन टू विलेज हेडमैन रादर देन द जमींदार। अब वो 5-6 गाँव को मिलाकर उसका एक मुखिया बना दिया गया। अब यहाँ पर डिमेरिट क्या था? मुखिया तो बन गया, मुखिया ही जमा करेगा, हेडमैन जो था, लेकिन उससे को एक एग्रीमेंट करना होता था। एग्रीमेंट क्या करना है? अगर गांव वाला पैसा नहीं जमा कर रहा है, रेवेन्यू नहीं दे रहा है, तो उसको जमा करना होगा हेडमैन को। ये एक इसका डिमेरिट था। मेरिट तो बहुत है। सो दिस सिस्टम वाज केम टू बी नोन एज द महलबारी सेटलमेंट। एक्चुअली इसका ओरिजिनल नाम था रेगुलेशन ऑफ 1822, लेकिन इसको गांव से गांव को टैक्स लिया जाता था रेवेन्यू, तो इसको महलबारी सिस्टम था। अब यहाँ पर लॉर्ड विलियम बेंटिंग का जो ये फोटो है इसको आपको याद रखना। देखिए ये फोटो लॉर्ड विलियम बेंटिंग, इसको याद रखना है। कैसे देख रहे हैं आप? रॉबर्ट क्लाइव का देखें, लॉर्ड कॉर्नवालिस का देखें, विलियम बेंटिंग का। अब मुनरो सिस्टम, मुनरो था। अब वहाँ तो जो था परमानेंट सेटलमेंट के जगह पर महलबारी सिस्टम आ गया। लेकिन उस समय गवर्नर थे और वहाँ पर जो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग गवर्नर थे। लेकिन उस समय 3 प्रेसिडेंसी था, याद रखिएगा, मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता। ठीक है, कलकत्ता जो था प्रेसिडेंसी था। दिल्ली जो था आपको आगे हम बताएंगे कि 1935 में दिल्ली प्रेसिडेंसी बना। तो वहाँ पर क्या होता था कि जो यहाँ तो कलकत्ता में बैठा हुआ है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, और तीनों में गवर्नर होते थे। तीनों में क्या होते थे? गवर्नर होते थे। मद्रास जो है, फिर मुंबई हो गया और कलकत्ता में। और तीनों गवर्नर में जो कलकत्ता का गवर्नर होता था उसको गवर्नर जनरल कहा जाता। आप यहाँ देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है गवर्नर ऑफ मद्रास।
और यहाँ पर इससे पहले में आप देखे होंगे यहाँ लिखा होगा गवर्नर जनरल, जैसे जो गवर्नर जनरल माने ये गवर्नर जनरल था तीनों, जो मद्रास हो गया, कलकत्ता हो गया, उसके बाद मुंबई, ये तीनों मिला के तीनों में ये भी गवर्नर है, यहाँ भी गवर्नर है, यहाँ भी गवर्नर है, और तीनों को मिलाकर जो तीनों का एक होगा मेन, तो उसको गवर्नर जनरल, गवर्नर को जनरल, जैसे हम लोग अगर मैनेजर है तो जनरल मैनेजर, अगर मिनिस्टर है तो प्राइम मिनिस्टर, अगर स्टेट में मिनिस्टर है तो चीफ मिनिस्टर, उसी तरह से गवर्नर जनरल होता था। तो ये उसी से उस समय क्या था कि चेन्नई का जो गवर्नर था वो था थॉमस मुनरो, वो गवर्नर 1918 से 26 था। तो उसको जब परमानेंट सेटलमेंट उसको बुरा लगा, तो वो ऑलरेडी एक सेटलमेंट था जो साउथ में इसको लागू कर चुका था, और वो सेटलमेंट में था द न्यू सिस्टम डैट वाज डिवाइज्ड कैम टू बी नोन एज द रैयतवाड़ी, कि उसको रैयतवाड़ी सिस्टम किया गया। रैयत मतलब क्या था कि जो खेती करने वाला है उसको माने कि ज़मीन दिया जाएगा, जैसे जो खेती है। तो द न्यू सिस्टम ये इट वाज ट्राई टू स्मॉल स्केल ऑफ कैप्टन अलेक्जेंडर रीड, और इसको पहली बार स्टार्ट किया था अलेक्जेंडर रीड, और इट वाज सब्सिक्वेंटली डेवलप्ड बाय थॉमस मुनरो एंड एक्सटेंडेड ऑल ओवर द साउथ इंडिया। ये मुनरो सिस्टम था, इसी को हम लोग रैयतवाड़ी सिस्टम भी कहते हैं। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 में मिलेंगे। थैंक यू।